इंटरनेशनल D18 मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली 15 द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रदेश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत चीजों के साथ ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य की जनहितकारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रगतिशील कार्य कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए कई योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से प्रदेश की जनता को इसका लाभ पहुंचाने में कार्यरत है। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार सबसे पहले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण करवा रही है। अगर अब तक की भौतिक प्रगति पर नजर डालें तो 64 कार्य पूर्ण एवं क्रियाशील कर दिए गए हैं, जिसमें 15,545 लाख 56,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और कार्य प्रगति पर है। वहीं राज्य सरकार की कार्य योजना के तहत जनपदों में 131 नए जिला चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक 630 लाख रुपए के खर्च के साथ कार्य प्रगति पर है। इन विकास कार्यों से साफ है कि प्रदेश सरकार की योजना से प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महिला चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाते हुए 50 महिला चिकित्सालयों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त 100 बेड मैटरनिटी विंग का निर्माण कार्य करवा रहा है, जिससे प्रसव के लिए दूर क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापरक विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। इसमें प्रति मैटरनिटी विंग की लागत 20 करोड़ रुपयों की है। साथ ही राज्य सरकार के सहयोग से चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50 बेड मैटरनिटी भवनों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर NHM के तहत वर्ष 2012-13 में 50 बेड मैटरनिटी विंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपयों की है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करवाया जा रहा है और अब तक कुल 9 करोड़ 34 लाख की राशि व्यय के साथ कार्य प्रगति पर है, जिसे फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की मंशा लखनऊ तथा 5 अन्य चिन्हित जनपदों में 200 बेड के मातृ शिशु चिकित्सालयों के निर्माण की भी है, जिसके लिए 67 करोड़ 50 लाख की स्वीकृत धनराशि से सिविल कार्य के लिए 51 करोड़ 62 लाख रुपए, उपकरणों के लिए 10 करोड़ 69 लाख रुपए एवं 33 केवी फीडर के लिए 5 करोड़ 16 लाख रुपयों की राशि शामिल है। वहीं लखनऊ में निर्माण कार्य आवास विकास परिषद के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें कार्यदायी संस्था को 30 करोड़ 63 लाख की राशि अवमुक्त कराते हुए निर्माण कार्य जुलाई 2013 से शुरू कर दिया गया है। इसमें 20 करोड़ 3 लाख रुपए के व्यय के साथ कार्य नवंबर 2015 तक पूरा किया जाना है। हमने 30 बेड, 50 बेड, 100 बेड और 200 बेड के MCH विंग और हॉस्पिटल्स जो है वो सैंक्शन किए हैं और पूरे प्रदेश में जो कैपेसिटी वर्तमान सरकार के आने से पहले थी उसमें लगभग 25% का इजाफा ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर दिया है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने इनॉग्रेट कर दिए हैं और हमारी कोशिश ये है कि अगले वित्तीय वर्ष में ये जो पूरी 10,000 की बेड कैपेसिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरी मटेरियलाइज हो जाए और इसकी मॉनिटरिंग वेरियस लेवल के ऊपर हो रही है। इसके अलावा जो PSCs और CSCs हैं उनके भी मानक विगत में सरकार ने रिवाइज किए थे और अब हर 30,000 की आबादी के ऊपर एक PSC और हर 1 लाख की आबादी के ऊपर एक CSC बनाए जाने की कार्य योजना है। प्रदेश की जनहितकारी उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक सेवा शुरू कर प्रदेशवासियों को इसका लाभ पहुंचा रही है। प्रदेश में इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा सर्विसेज में 108 एम्बुलेंस के साथ जनता को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
चिकित्सीय आपदाओं में इस सेवा से राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 से समस्त जनपदों में इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना में कुल 150 करोड़ रुपए व्यय के साथ सरकार ने पहले चरण में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा 13 जनपदों में 133 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वहीं 75 जनपदों में 988 एम्बुलेंस क्रियाशील कर दी गई हैं। साथ ही इसके सेवा प्रदाता ने लखनऊ में 100 सीटर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसमें 108 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। इस सेवा के तहत कॉल करने के बाद शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट में मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचा दी जाएगी। इस एम्बुलेंस में बेसिक उपकरण के साथ प्राथमिक उपचार से संबंधित मेडिकल कंज्यूमेबल्स और एक इमरजेंसी मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था की गई है। यह एम्बुलेंस GPRS समेत GIS सुविधा से भी लैस है। इस परियोजना की सबसे खास सौगात यह है कि ये सुविधा प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। अब तक इस योजना से लगभग 35 लाख रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें 20 लाख लाभार्थी प्रसव संबंधी हैं। वहीं इसके अलावा राज्य सरकार इस योजना के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा से भी ग्रामीण इलाकों में रोगियों को लाभ पहुंचा रही है। 24 घंटे 365 दिन सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर 102 से निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 102 नेशनल एम्बुलेंस वाहनों को मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ कर 1931 एम्बुलेंस वाहन क्रियाशील किए जा चुके हैं। इस सेवा से अब तक राज्य के लगभग 20 लाख रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में आज की तारीख में 988 एम्बुलेंसेज हमारी संचालित हैं और अब तक ये एम्बुलेंस सेवाएं जो हमारी हैं ये 35 लाख के करीब लाभार्थियों को 15 फरवरी तक का जो आंकड़ा हमारे पास में है लाभान्वित कर चुके हैं। ये जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं इससे जो डेथ रेट है एक्सीडेंटल केसेस में उसमें भी काफी गिरावट लाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और जो गोल्डन आवर कहा जाता है कि पहले घंटे के भीतर एक्सीडेंट के अगर हम उसको हॉस्पिटल में ला सकते हैं और उसको इमरजेंसी मेडिकल केयर दे सकते हैं। 102 एम्बुलेंसेज ऐसा मैंने कराया कि लगभग प्रति माह 3,14,000 माताओं और बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं और अभी तक ये जनवरी 2014 में शुरू हुई थी। लगभग 20 लाख के करीब बेनिफिशियरीज ऑलरेडी हम लोग इनसे लाभान्वित करा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया है। इसके साथ ही 5 दिन की दवाइयों की जगह अब 15 दिन की दवाइयों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यरत करना भी शामिल है। इसके लिए अखिलेश यादव सरकार ने प्रदेश में ANM, GNM प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर उन्हें क्रियाशील करने के प्रयास कर रही है। शासन की तरफ से 23 ANM प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनहितकारी अखिलेश यादव सरकार ने राज्य में ट्रॉमा सेंटरों के भवनों का निर्माण कर उन्हें क्रियाशील किए जाने का भी बेहतरीन काम किया है, जिसका फायदा भविष्य में प्रदेशवासियों को बखूबी मिलेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ अपने स्तर पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता पर भी जोर दे रही है, ताकि प्रदेश में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत किया जा सके। इसी दिशा में लखनऊ में उच्च स्तरीय मेदांता अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नीति तैयार कर क्रियान्वयन कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन विकास कार्यों से साफ तौर पर ये पता चलता है कि प्रदेश सरकार राज्य में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रही है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की सोच है कि राज्य की जनता को लाभ पहुंचाते हुए सभी जनपदों को हर तरह की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें, जिससे हर तबके के लोगों को इन प्रगतिशील स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहे। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति होती है बहुत ज्यादा एक प्रेशराइज, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा तनावों वाली स्थिति रहती। आप इस सिचुएशन को कैसे होल्ड करते हैं? काफी दायित्व वाला पद है, 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है और डिलीवर करना पड़ता है। मथुरा हो गया, आपका लखनऊ हो गया, और ऐसे एक दो जिले और थे जहां पे एक साथ वहां पे रेप के केसेस बढ़े और रेप के साथ में मर्डर हुए, वो भी दिन दहाड़े ऐसी चीजें हुई हैं। ये इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनमें बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। देखिए खास बात यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत सिंह चौधरी के साथ चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह की खास बात, शनिवार रात 8:30 बजे साधना प्राइम न्यूज पर। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साधना प्राइम की खबर का बड़ा असर, सीएम ने लिया भूमि घोटाले का संज्ञान, भूमाफियाओं के फर्जीवाड़े का एक और सच, गांव में है जारी जमीन का काला खेल, सलाखों के पीछे जाएंगे धरती के गुनहगार। देखिए साधना प्राइम पर शाम 7:30 बजे सबसे बड़ा भूमि घोटाला पार्ट 2। साधना प्राइम न्यूज ये नया चैनल है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करेगा, तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं। साधना प्राइम न्यूज चैनल बहुत ही सफल हो और पूरे उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर जनता तक पहुंचे। साधना प्राइम का जो लॉन्च किया गया है नया चैनल का, मेरी हार्दिक शुभकामना है और मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है और जो देश के समाचार हैं उनको निष्पक्ष रूप से प्रमुखता से उजागर करने का काम करेगी। साधना प्राइम का जो लॉन्च किया गया है नया चैनल का, मेरी हार्दिक शुभकामना है और मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है और जो देश के समाचार हैं उनको निष्पक्ष रूप से और प्रमुखता से उजागर करने का काम करेगी। हाय दोस्तों, मैं अमित सिंह मित्र से साधना प्राइम न्यूज को बहुत शुभकामनाएं। हाय जी, विकास खान एक नंबर माना है, आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है मेरे भाई। मैं हूँ के गोस्वामी। हाय, मैं हूँ आपका अपना महाराणा प्रताप और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। दिस इज ऋतिक पंजाबी। हाय, मैं हूँ रश्मि देसाई और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज। हाय गाइस, आई एम शानी फ्रॉम रियाज। यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। हाय, आई एम विकी कौशल एंड यू वाचिंग साधना प्राइम न्यूज। हेलो एवरीवन, मैं हूं करण भाई और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। यू वाचिंग साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हाय, यू आर वाचिंग साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, साधना प्राइम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। हाजिर हूं उत्तराखंड स्पेशल के साथ। आपको याद होगा साधना प्राइम ने हाल ही में उत्तराखंड के सबसे बड़े भूमि घोटाले का खुलासा किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे बड़ा भूमि घोटाला पार्ट 2, जिसमें हम कई अहम खुलासा करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों से जुड़ी जमीनों में हुए फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन का काला खेल जारी है। पूरा मामला क्या है, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
देहरादून की हसीन वादियों में कैसे जमीनों का खेल चल रहा है, साधना प्राइम ने इसका खुलासा किया था और अब उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। गोल्डन फॉरेस्टों की जमीनों की बिक्री पर रोक है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। पूरे देहरादून में जहां जहां गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों की जमीनें थी, चालंग गांव में आपने देखा किस तरीके से इस जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे देहरादून के और कौन कौन से इलाके हैं, कौन से गांव हैं जहां पर इन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जमीनों के दाम आसमान छूने लगे तो भूमाफियाओं की नजर इस ओर गई और उन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का खेल शुरू कर दिया। साधना प्राइम पर चालंग गांव की जमीन के साथ हुए खिलवाड़ के खुलासे के बाद रावत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हम एसआईटी का भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि ऐसी जमीनों का बहुत जल्दी वो जो है पोजीशन ले लें और उन जमीनों को जो है सरकार में वेस्ट कर दिया। साधना प्राइम ने आपको दिखाया था कि कैसे गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों ने 15 अप्रैल 2007 को रविवार होने के बावजूद उस दिन के फर्जी आदेश के जरिए चालंग गांव की 225 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची। मगर खेल यहीं खत्म नहीं होता। जमीन के इस काले कारोबार में नौकरशाह, राजनेता, बिल्डर और भूमाफिया लंबे समय से चल रहा गठजोड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों का जमीनों का कारोबार का जाल देहरादून ही नहीं बल्कि सूबे के दूसरे जिलों में भी फैला है। मेजर इशू गोल्डन फॉरेस्ट का है वो देहरादून में है, बट हो सकता है कि अब जब सेटलमेंट कमिश्नर अपना काम शुरू करेंगे और तहकीकात में जाएंगे तो कहीं और भी आएगा तो उसको भी लिंक किया जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रश्न ये है सिर्फ कि दैट गोल्डन फॉरेस्ट की जो भी लैंड है जो कि राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निहित हुई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि इन केसेस को सुना जाए। राज्य सरकार ने देहरादून के जिलाधिकारी को गोल्डन फॉरेस्ट और उससे जुड़े सभी वादों के निपटारे के लिए सेटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किया है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई करेंगे। मगर सुनवाई शुरू होने से पहले ही लैंड यूज चेंज के मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब जरा इसके साले गांव पर नजर डालिए। इस बेहद खूबसूरत गांव को भी भूमाफियाओं ने नहीं बख्शा। चालंग गांव की तरह यहां भी गोल्डन फॉरेस्ट ने सैकड़ों बीघा जमीन खरीदी जिसे बाद में भूमाफियाओं ने खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। यही नहीं, काला गांव धोरन खास की खूबसूरत धरती को भी बेजार करने की कोशिशें जारी रही। धोरन खास गांव की सैकड़ों बीघा बेशकीमती जमीन गोल्डन फॉरेस्ट के साथ ही पलगुर के पास भी है। यहाँ कई आवासीय प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं जबकि कई निर्माणाधीन है। यहाँ के प्रोजेक्ट की अगर उच्च स्तरीय जांच की जाए तो कई बड़े अधिकारियों के नाम भी घालमेल में सामने आ सकते हैं। गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई देहरादून में जहां जहां जमीनें हैं वहां वहां अब लगातार उन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कई बड़ी कंपनियां जो हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, ये पूरा इलाका जहां पर हम खड़े हैं पूरे इलाके में बहुत बड़ी जमीन जो है वो गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है और ये करीब लगभग 250 से 300 बीघा इस पूरे इलाके में गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है। हम अपने दर्शकों को खास तौर पर इन मामलों से इसलिए रूबरू करा रहे हैं ताकि वो सचेत हो जाएं और उन्हें किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार नहीं बनाया जा सके। देहरादून से साधना प्राइम के लिए संदीप गोसाई की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कदर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। साधना प्राइम के पहले किए गए खुलासे के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एसआईटी का दायरा बढ़ाकर सभी मामलों को उसे सौंपने का भरोसा दिलाया है। अब आगे देखिए इस मामले से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रहे जमीन के खेल से जुड़े कुछ मामलों में एसआईटी ने कुछ छोटी मछलियों को सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया है, मगर बड़ी मछलियों के साथ ऐसा कब हो पाएगा कहना मुश्किल है। वैसे आपको बता दें कि रावत सरकार बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक्ट लाने जा रही है। मामला केवल गोल्डन फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि देश की कई बड़ी कंपनियां गोल्डन फॉरेस्ट और उससे जुड़ी हुई सहायक कंपनियों के साथ जुटी जा रही है। जैसे जैसे साधना प्राइम न्यूज इसकी पड़ताल करते जा रहा है वैसे वैसे कई और नए
चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब आपको कुछ और गांव की जमीनों से हो रहे खिलवाड़ के साथ रूबरू कराते हैं। टांडा लखौंड गांव की सैकड़ों बीघा जमीन गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों ने खरीदी, लेकिन विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट का दावा करने वाले बड़े बिल्डरों ने भी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर आवासीय प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इसी तरह आमबाड़ा तरला गांव में भी गोल्डन फॉरेस्ट और पल ग्रुप की जमीनों को दलाल लगातार बेचते जा रहे हैं, जबकि जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक है। हद तो ये है कि यहाँ सरकार और ग्राम समाज की जमीनें भी बेची जा रही हैं। हम SIT का भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने जिस मजिस्ट्रेट को भी कहा है कि ऐसी जमीनों का बहुत जल्दी वो जो है पोजीशन ले लें और उन जमीनों को जो है सरकार में वेस्ट कर दिया। सरकार और प्रशासन इन मामलों के खुलासे के बाद शिकंजा कसने की तैयारी भले ही कर रही है, मगर ये तय होना बेहद जरूरी है कि धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले किसी भी सूरत में बच नहीं सकेंगे। गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों का गड़बड़ झाला तो आपने देखा, लेकिन इस गड़बड़ झाले में एक और भी नया खुलासा धीरे धीरे साधना प्राइम कर रहा है। वो है आम आदमी इन्हीं जमीनों को दलालों और भूमाफियाओं के झांसे में आकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाकर इन्हें खरीद रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये जमीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती। राजस्व परिषद के मुताबिक सभी मामलों की सुनवाई के बाद जिन बड़े बिल्डरों और कंपनियों ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं, भविष्य में उनके लिए सेटलमेंट पॉलिसी भी लाई जा सकती है। मगर हैरानी की बात यह है बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की रणनीति भी तैयार हो रही है। हालांकि सीएम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। और सेटल करके अगर हमें लगता है कि ये सरकार की जमीन है, सरकार में वेस्ट हो रखी है, परंतु लोगों ने इसका स्वरूप बदल दिया है, तो उसके लिए भी सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे कि हम पहले हम आइडेंटिफाई तो करेंगे। सेटलमेंट की पॉलिसी की बात तो तब आती है जब एक बार जमीनें किसकी हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए, किसके कब्जे में है, फिर उसके बाद जो है एक सब कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहना कि हम सेटलमेंट करेंगे वो ठीक नहीं रहेगा। अपनी आबो हवा और सुंदरता के लिए शायद देहरादून रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों की पहली पसंद रहा है, मगर जमीन माफिया जिस तरह से यहाँ गुल खिला रहे हैं वो बेहद चिंता का विषय है। अब सरकार इससे किस तरह निपटती है, जाहिर है नजरें उसी पर टिकी रहेंगी। गोल्डन फॉरेस्ट और उसकी सहायक कंपनियों में न सिर्फ बड़े भूमाफियाओं और बिल्डरों का ही हाथ है, बल्कि प्रदेश के बड़े नेताओं, नौकरशाहों और कई अन्य जो सफेद पोश हैं उनका भी पैसा है। जैसे जैसे साधना प्राइम न्यूज की पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते जा रहे हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ संदीप गुसाई, साधना प्राइम न्यूज, देहरादून। तो आप देख रहे थे हमारी खास रिपोर्ट में किस तरीके से यहाँ पर भूमि घोटाला हो रहा है। सबसे बड़ा भूमि घोटाला। साधना प्राइम लगातार इस पर अपनी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा, जिससे कि जो आप दर्शक हैं वो इस तरह के घोटालों से दूर रह सके और उन्हें यहाँ पर जो है बेवकूफ बनाया ना जा सके। सबसे बड़ा भूमि घोटाला यहाँ पर सामने आया है। इससे पहले भी साधना प्राइम लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुआ था और तमाम इसके दस्तावेज भी यहाँ पर साधना प्राइम ने दिखाए और रूबरू इस पूरे मामले से अपनी जनता को कराया। और लगातार साधना प्राइम का ये प्रयास है कि हमारे दर्शक खासतौर पर इस मामलों से रूबरू हों, ताकि वो सचेत हो जाए कि उन्हें इस तरह की धोखाधड़ी का शिकायत ना बनाया जा सके। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर जहां SIT ने कुछ छोटी मछलियों को सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया है, मगर बड़ी मछलियों के साथ ऐसा कब हो पाएगा ये कहना वाकई मुश्किल है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गुसाई जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से साधना प्राइम लगातार सबसे बड़े भूमि घोटाले पर दर्शकों को अपडेट देता जा रहा है, इसका लगातार खुलासा कर रहा है। अब जिस तरीके से और मामले यहाँ पर सामने आए हैं, सीएम रावत ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, लेकिन छोटी मछलियां गिरफ्त में आ गई SIT के, बड़ों पर कब शिकंजा कसा जाएगा? छोटी मछलियां भी वो हैं जिनकी SIT के पास कुछ मामलों की जांची गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में SIT का गठन किया गया है भूमि संबंधी मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए, और उसमें उसके IG
है संजय गुजियाल, और उनके पास शिकायतें आई थी। शिकायतें भूमि से जुड़ी थी, जो भी शिकायतें जिला प्रशासन के पास आ रही हैं तो वो SIT को ट्रांसफर कर दी जा रही हैं। तो करीब 1-2 खुलासे SIT ने किए हैं, लेकिन बहुत छोटे वो मामले थे जिन पर गिरफ्तारी भी की है या गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए हैं, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। लेकिन जो बड़े गुनहगार हैं इस धरती को जो खुद कर रहे हैं भूमि को, वो अभी उनके लिए अभी भी वो खुले तौर पर घूम रहे हैं। खरीद फरोख्त लगातार जारी है उत्तराखंड में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और माना है ये छोटा मामला नहीं था। खुद मुख्यमंत्री ने साधा न्यूज के साथ बातचीत में माना कि ये छोटा मामला नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ये मामला है, और गोल्डन फॉरेस्ट और उससे जुड़ी हुई कंपनियों का ये मामला नहीं है, बल्कि पॉल ग्रुप बहुत बड़ी एक कंपनी थी जिसके पास यहाँ पर सैकड़ों बीघा जमीन थी, उसकी जमीन को भी बेचा जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं जो अभी दर्शकों ने देखे कि कौन कौन से गांव है। इसके अलावा ऐसे दर्जनों गांव हैं, केवल सदर तहसील जो देहरादून की है, इसके अलावा विकास नगर तहसील है, उसके अलावा ऋषिकेश तहसील के अंदर करीब 6000 बीघा से ये बड़ा मामला है। कई ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब गोल्डन फॉरेस्ट ने जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की दर्शक है तो उन्होंने कुछ आदमी यहाँ पर अपने एजेंट बनाए थे और उन्हीं एजेंटों ने बड़ी मात्रा में जमीनों को खरीद लिया। ये नहीं देखा कि कौन सी जमीन नाले के आसपास है या कौन सी जमीन के जो है वो लैंड यूज किसकी है, कौन सी जमीन जंगल से जुड़ी हुई है। सारी जमीनों को उन्होंने ले लिया और उसके बाद जब जमींदारी एक्ट उस पर लागू हुआ तो तमाम जो जमीन थी वो सरकार में नियुक्त कर दी गई। अब तमाम मामलों की सुनवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो धरती के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि 2 मामले, एक तरफ तो जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया और दूसरा जो है सरकारी जो कागज हैं या खाता खतौनी उनके साथ छेड़छाड़ की गई। तो इसमें न सिर्फ बड़े भूमाफिया हैं बल्कि बड़े अधिकारी हैं, शासन और प्रशासन के कई कर्मचारी और अधिकारी इन्वॉल्व हैं जो सालों से खेलते जा रहे थे। संदीप, सवाल यही पे है कि जिस तरीके से रविवार के दिन इस पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर साधना प्राइम ने किया कि रविवार का दिन होने के बावजूद पेपरों पर साइन हुई और सारी चीजें यहाँ पर सामने आई, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी तो उसमें शामिल होगा, उन पर कार्रवाई आखिर कब होगी? सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है। देखिए, लगातार साधना प्राइम इसी उठा रहा है कि SIT सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर मुख्यमंत्री जांच का दायरा बढ़ाते भी हैं या जितने भी मामले हैं लैंड के और गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़े हुए वो SIT को सौंपते भी हैं, तो क्या SIT पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है, बहुत बड़े इसमें अधिकारी हैं, बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, वो इन्वॉल्व हैं। इसके लिए अगर SIT गठित की जाती है, खासतौर पे जो जवाबदेह हो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, या फिर इसमें पूरे इस मामले की सीरियस जांच हो, आखिर परत दर परत 1990 से लेकर 2015 तक क्या कुछ हुआ, ने कहाँ जमीनें कर दी, उन जमीनों को किसने कब बेचा, किस तरीके से बेचा, उसके अलावा जो किसान है उनके साथ छेड़छाड़ की गई और आज भी प्लॉटिंग हो रही है तमाम इलाकों में। हम खुद निरीक्षण करने जब गए थे, चोरी करने गए थे, तो जो आम आदमी है गाड़ी कमाई करके जमीन लेता है मकान बनाने के लिए, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको धोखा देकर फॉरेस्ट या उसकी सहायक कंपनियों की जो जमीन है वो बेची जा रही है। ये सबसे बड़ा ये एक्ट के तहत है, क्योंकि सरकार को अभी केवल फर्जी वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल केसेज हुए हैं, जो जमीनें एक आम आदमी को लेकर एक आम आदमी को बेची गई, फिर उससे दूसरे को बेचा गया, ऐसी टुकड़े हैं छोटे बड़े, और उसके अलावा जो बड़े बिल्डर हैं, क्योंकि अभी स्टोरी में साफ साफ मुख्यमंत्री था और एक तरफ जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने कहा कि भविष्य में सेटलमेंट पॉलिसी ला सरकार, यानी जिन बड़े भूमाफियाओं ने, बिल्डरों ने सरकार की जमीन पर कब्जा किया या फॉरेस्ट की जो जमीन थी उस पर अवैध रूप से कब्जा किया, बिल्डिंगें खरीद करी, उनको सरकार सेटलमेंट कर सकती है, सेटलमेंट पॉलिसी ला सकती है। यानी उन्होंने एक तो क्रिमिनल एक्ट किया, सरकार की जमीन पर कब्जा किया, उसे निर्माण किया, और उसके बाद भी अगर उनको सेटलमेंट करने की शुरुआती अभी ये भी चिन्हीकरण नहीं हो पाया कि कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, कितनी जमीन सरकार के पास है, कितनी जमीनें ग्राम समाज की अपनी है, कितनी जमीन फॉरेस्ट की है, और अभी से अगर सेटलमेंट पॉलिसी की बात बिल्कुल संदीप, जैसा कि आप यहाँ पर बता रहे हैं, अभी जो सेटलमेंट पॉलिसी लाने की बात की जा